ये किताब को जब मैंने देखा और विशाल ने जब मुझे इसका शीर्षक बताया तो मुझे लगा कोई यात्रा वृत्तांत है। कलाड़ी से कैलाश तक इस तरह की मैंने किताबें देखी थी जो यात्रा वृत्तांत की किताबें थी। तो मुझे लगा कि कोई जो है ये सियोल से सरयू तक वाली कोई यात्रा वृत्तांत की किताब है। और विशाल ने कहा कि भैया ये आपके मिजाज की किताब है, आप इसे पढ़िएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत घूमने फिरने का शौक है मुझे भी, और लगभग पहाड़ का रहने वाला हूँ तो पहाड़ ज्यादा नापता हूँ। तो एक महीना पहले मेरे पास एक किताब आई और मैंने जब इस किताब को पढ़ना शुरू किया, और भूमिका से मुझे लगता है कि भूमिका दरअसल किताब का वह आईना है जिससे आप उसके दर पन्ने पलटते जाते हैं। वह बहुत कुछ आपसे कह जाती है वो भूमिका। उसमें पहला ही शब्द मिला लीप शैली। आज से तकरीबन 6-7 साल पहले जब एमए की क्लास में था, पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ रहा था, तो उस समय लीप शैली मैंने पढ़ी थी कि किसे कहते हैं करके। थोड़ा बहुत जब जादू यथार्थवाद के बारे में पढ़ रहा था तो उस दौरान भी लीप शैली से परिचित था, लेकिन हिंदी में लीप शैली पर उस तरीके से बातचीत मैंने नहीं देखी इधर कहीं भी। थोड़ा बहुत राजकुमार जी जो बीएचयू में उन्होंने एक पत्रिका में शायद तत्वों में कहीं कहानी के संदर्भ में लिखते हुए उसका जिक्र किया था, लेकिन उसके अतिरिक्त मुझे कहीं नहीं मिला। मुझे अच्छा लगा कि जब मैं कहानी में प्रवेश करता हूं तो उस प्रवेश करने के संकेत मुझे उस भूमिका में मिल जाते हैं, और मुझे लगता है कि अब इसी नजरिए के अलावा चीजों को देखने का मेरा एक कॉन्सेप्ट इसमें बदलेगा। जब मैं उस कहानी को पढ़ने लगा तो मुझे लगा कि सुनीता ने दरअसल उन कहानियों के जरिए कहानी के बने बनाए ढर्रे को तोड़ा है अपने हिसाब से। मतलब कहानी का, क्योंकि अभी तक हम कहानी में अभ्यस्त थे यथार्थ के, कि गोया यथार्थ नहीं हुआ, कोई कच्चा माल हुआ, उसको कहानीकार ने उठाया और कहानी में रख दिया और हमने उस पर लहालोट हुए और कहा कि यही सबसे अच्छी कहानी है जिसमें सबसे ज्यादा यथार्थ है। दूसरा कि शैली के स्तर पर भी हम इसी ढर्रे पर रहे हमेशा से। थोड़ा बहुत इधर के जो लेखक आए, चाहे वो चंदन ने हो, चाहे वो शिवेंद्र ने हो, या इवन सुनीता ने, या मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं तो मुझे लगता है कि विनोद कुमार शुक्ल और जो है उदय प्रकाश ने अपनी कहानियों में शिल्प में जो तोड़ फोड़ की, वो मुझे इधर सुनीता की कहानी इस कहानी में नजर आया। पूरा इस कहानी संग्रह को अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि शिल्प, कथ्य और संवेदना के स्तर पर यह एक अपने तरह का नया संसार रचने वाला कहानी संग्रह है, जो बने बनाए ढर्रे को एक तो तोड़ता है। जब मैं इस कहानी संग्रह को पढ़ रहा था तो मुझे कई बार मुक्तिबोध के अंधेरे में याद आ रही थी। मुझे ये लग रहा था कि वह एक स्वप्न कथा है जिसमें सब कुछ रैंडमली बदलता जाता है। अचानक कोई एक पात्र आता है, फिर दूसरा बदलता है, तीसरा, चौथा। सुनीता की कहानी संग्रह को भी जब मैं पढ़ रहा था, पहली कहानी से लेकर और अंतिम कहानी तक, लाइला से लेकर जो है उधर लास्ट तक कहानी में, तो मुझे लगा कि एक चीज चलती है, एक कहानी चलती है और उस कहानी के बरक्स अचानक दृश्य बदल जाता है। जैसे जब हम नाटकों को देखते हैं तो एक दृश्य आता है, उसके बाद अचानक एक दूसरा दृश्य बदल जाता है, एक सूत्र होता है जो उसको जोड़े रखता है। तो मुझे लगा कि यह कहानी हमारे परंपरागत ढर्रों से अलग हमको दरअसल नए तरीके से शैली, शिल्प और संवेदना के स्तर पर सोचने पे मजबूर करती हैं। और यह एक रीडिंग की कहानियां तो नहीं है बिल्कुल। अगर आपको ऐसा लगे कि आप एक रीडिंग में इस कहानी को समझ जाएंगे तो बहुत मुश्किल है, आप उसके मूल मर्म तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे बहुत देर तक आपको यह समझ में नहीं आएगा कि लाइला दरअसल पुष्पेंद्र से प्रेम भी करती है, लेकिन वो जंगल में क्या कर रही है। पूरे जंगल के साथ उसके प्रेम की जो अपनी अभिव्यक्ति है, मतलब जिस दौर में हम रह रहे हैं जहां हमारा एक कंसर्न जो है वो पर्यावरण भी है, जहां कंसर्न हमारा ये भी है कि चीजें बिगड़ रही मौसम। मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां हमारा एक बहुत बड़ा रोना यह है कि प्रकृति का बहुत विनाश हो रहा है और उसकी जो संवेदना है उसको खत्म कर रहे हैं। जबकि मैं उस प्रदेश से आता हूँ जहां अगर पेड़ को अगर काटना भी है तो एक दिन पहले उससे पूजा करके माफी मांग ली जाती है, मतलब वो लिविंग थिंग है। और इधर हम देखते हैं कि 2 घंटे की दूरी कम करने के लिए जो है दिल्ली से देहरादून की 2 घंटे की दूरी कम हो जाए उसके लिए 15,000 पेड़ काट दिए जाते हैं, ताकि मुझ जैसा आदमी दिल्ली से जल्दी पहुंचे देहरादून और किसी होटल में व्याख्यान देके तुरंत रात को वापस आ जाए, उसके लिए वो दूरी कम हो रही है। इस दौर में मुझे दिखता है कि सुनीता की वो कहानी लगातार लाइला के जरिए उस प्रकृति से एक संवाद स्थापित करती है और उसको एक जीवंत और एक लिविंग थिंग की तरह हमें दिखाती है। और पुष्पेंद्र के साथ उसका पूरा एक संबंध है उस पूरे जंगल का। मतलब वह इस धरती पर रहते हुए, इस जगह पर रहते हुए प्राणियों के अलावा, जिसको हम एक तरीके से पेड़ पौधे, भालू, ये सब जो उसके पूरे जंगल के जो है वो थिंग्स हैं, उन सबके साथ उसका एक संबंध बनता है और बराबर आवाजाही रहती है। मेरी भाषा कुमाऊनी है, सुनीता ने उसमें कई जगह भोजपुरी का इस्तेमाल किया है, और क्योंकि
मैं दिल्ली में रहा ज्यादातर समय और मेरे सारे दोस्त बिहार के रहे, तो मुझे बार बार उस टोन में, मतलब जो लगातार हम हिंदी से भोजपुरी की तरफ भी जा रहे थे, मतलब एक तो हम कथ्य में भी बराबर इधर उधर आवाजाही कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाषा में भी उतना ही आवाजाही कर रहे थे। तो मुझे वो बराबर वो याद आ रही थी कि जब हम कहीं कहीं जगह जो है शिखर जोशी की कहानियों को पढ़ते हैं या पहाड़ की किसी की उसकी, तो उसमें बीच बीच में ये चीजें आती हैं, या मनोहर श्याम जोशी को भी पढ़ते हैं तो उसमें बीच बीच में हम जो है उनको मावनी के शब्दों में जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अवरोध भाषा में ना उत्पन्न करके उसमें जो है एक तरह का नया रस देते हैं। तो मुझे लगा कि सुनीता की ये कहानियां इन सब चीजों को समेटे हुए हैं। उसके बाद जब मैं इस शीर्षक वाली कहानी पर गया, सियोल से सरयू तक, तो मुझे लगा कि अच्छा 5-6 साल पहले बीबीसी ने एक लंबी रिपोर्ट की थी कि कैसे कोरिया मतलब सरयू से जो है महारानी जो है वो कोरिया गई थी करके, उसके बाद बहुत सारे अखबारों ने उस पर लिखा। मुझे लगा यह कहानी उस पर होगी। जब मैं उस कहानी को पढ़ते गया तो मुझे लगा यह कहानी तो दरअसल प्रेम की कहानी है, और यह प्रेम की भी एक ऐसी कहानी है जिसमें दरअसल वह प्रेमी इस दौर में जहां सब कुछ मेटेरियलिस्टिक होता जा रहा है, जहां भौतिकवादी होते जा रहे हैं, उस दौर में भी वह प्रेमी बहुत सारी चीजों के साथ अभी भी जुड़ा हुआ है, मतलब प्रेम बचा हुआ है। यही उसकी एक बड़ी खूबी है। तो इस तरीके से सुनीता की इन सारी कहानियों से गुजरते हुए, या लास्ट में जो एक कहानी उन्होंने मुझे अक्षत की वो लाइन बहुत याद आती है कि जो विस्थापित हैं वो रेत की तरह हैं, उनका कोई अपना जो है वो नहीं है, मतलब जगह नहीं है उनके लिए, वो बराबर विस्थापित है। और सुनीता लगातार पूरी इस कहानी संग्रह में नागरिकता के प्रश्नों को उठाती हैं। सुनीता जो है हॉस्पिटल में जो लगातार जिस तरीके से मतलब प्राइवेटाइजेशन है इसके प्रश्नों को उठाती हैं, पर्यावरण का जो दोहन है उसके प्रश्नों को उठाती हैं। मतलब इवन अपनी दूसरी ही कहानी में वो कोरिया और जापान में जो है वो शादी नहीं करने के लिए कि नॉट टू मैरिज वाला जो एक पूरा आंदोलन चला था विमेंस का, उसको पूरा उठा के लेके आती हैं। तो मुझे लगता है कि यह कहानियां अपने समय को तो दर्ज करती हैं, उस समय के साथ एक बारीक तरीके से उसके पीछे के कई सारे अर्थों को अभिव्यंजित करने वाली है। कविता के बारे में बराबर यही कहा जाता है कि मतलब वह कविता जो जिसमें मतलब शायद मलारमी ने ये बात कही है कि मतलब वही कविता वही आलोचक बढ़िया है जो कविता की गांठों को लगातार खोलते जाता है। मतलब कविता में स्वयं अर्थ की बजाय वो एक गांठ को खोले और उसके बाद अर्थ तक पहुंचे। तो मुझे लगता है कि सुनीता की ये पूरा कहानी संग्रह को अगर हमको समझना है तो सुनीता ने जो गांठें उसमें लगाई हैं उनको खोलना पड़ेगा, तभी हम उस मूल तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो शायद हम उस अभ्यास में, जिस कहानी के अभ्यास में है, उस अभ्यास से और उसी नजर से इस कहानी संग्रह को देखेंगे तो मुझे लगता है कि हम पूर्णतः उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। बातें आगे चलती रहेंगी, मैं एक एक कहानी पर भी बात करूंगा। पहले मैं अपनी पैनलिस्ट से धीरे धीरे जो है वो बात करता हूं ताकि इस कहानी के बारे में हम और समझ सकें और कहानी को और जान सकें। मैं जितेंद्र सर आपसे शुरू करता हूं। मैं जब इस कहानी को पढ़ रहा था तो जैसे मैंने कहा कि मुझे लगातार मुक्तिबोध की याद आ रही थी, पूरा की अंधेरे में की याद आ रही थी, और लगातार मुझे लग रहा था कि परंपरागत अभ्यास से अलग ये कहानियां हैं जो खासकर सिलेबस और उसके इतर की जो कहानियां पढ़ रहे हैं। तो आप जब इस कहानी संग्रह से गुजरे और जब आपने उस लीप शैली को शुरुआत में देखा तो आपको किस तरह का अनुभव हुआ और आपने एक सुनीता के इस संग्रह को किस रूप में देखा? 2-3 चीजें सबसे पहले, दो तीन चीजें सबसे पहले है, इधर ऑन है ना ये?